हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपको कोर जावा पढ़ा रहा हूँ और ये हमारा इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे को जावा के प्रोग्राम्स को सेव करना है, कंपाइल करना है और रन करना है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी लास्ट क्लास में कि जावा में क्लासेस जो रहती हैं उसके अंदर 5 एलिमेंट्स रहते हैं, राइट। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उन जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में एक एक करके यहाँ से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था इन जावा क्लास कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, राइट। और वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। तो आज की क्लास में हम ये 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर हम लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स कितने होते हैं। वेरिएबल्स जावा में 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। 3 टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के: लोकल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इंस्टेंस का मतलब बताया था। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस ये सिर्फ आप ध्यान रखें, आगे चल के आपको अगर ये ध्यान रहेगा कि ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस बोलते हैं, इंस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर रिपीट करा। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं: लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ऑल्सो नॉन एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसके बाद हम देखें मेथड्स कितने टाइप की होती हैं। मेथड्स यानी फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो मालूम होगा, और नहीं मालूम होगी तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा फंक्शंस क्या होते हैं। और जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में, उन्हीं को हम मेथड्स बोलते हैं, राइट। तो मेथड्स यहाँ पर 2 तरह के होते हैं: इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड। इसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर 2 तरह के होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इंस्टेंस ब्लॉक होता है और स्टैटिक ब्लॉक होता है। तो टोटल ये 5 एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर जावा में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स को बनाना कैसे है ये समझेंगे। तीनों टाइप के वेरिएबल्स का एक एक एग्जांपल हम समझेंगे। आज की क्लास में तो हम 2 ही वेरिएबल्स कवर करेंगे, लोकल और स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल यानी इंस्टेंस वेरिएबल की भी बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं जो हम किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, राइट। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लास्ट क्लास में आपने एक फंक्शन बनाना सीखा था क्लास के अंदर। ये सिंपल क्लास बनाना सीखा आपने। क्लास का नाम हमने डीबीएस रखा था और इस क्लास के अंदर आपने एक मेन फंक्शन बनाया था, राइट। जो कि आपने देखा था कि इसको बनाना जरूरी है अगर आप क्लास को रन करना चाहते हैं। तो ये मेन फंक्शन का सिंटेक्स है: पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसमें हम स्ट्रिंग एरे पास कर रहे हैं और उस स्ट्रिंग एरे का एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जिसका पैरामीटर का नाम है ARGS, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन यानी मेथड। तो मेथड के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया है इंट ए यहाँ पर वेरिएबल का नाम है, इंट इसका टाइप है, ठीक है। और इसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करी है 100। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, राइट। और तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ए बनाया है, ये एक लोकल वेरिएबल है, ठीक। इसका स्कोप जो है वो हमेशा इस ब्लॉक के अंदर रहेगा। मतलब स्कोप का मतलब है इसको हम इस मेथड के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे, ये स्कोप का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज ऑलवेज विद इन मेथड और विद इन ब्लॉक वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड। जहाँ पर आपने उसको डिक्लेयर करा है सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही आप कभी लोकल वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे थियोरेटिकल कंसेप्ट बताए। अच्छा होगा कि अगर हम इस प्रोग्राम को बनाकर और चलाकर देख लें, राइट। तब ये आपको पूरा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो जैसा कि हम हर क्लास में यूज़ कर रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस का,
तो नोटपैड प्लस प्लस अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डीबेस। इस डीबेस क्लास के अंदर यहाँ पर हम मेन मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक। आपको भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लेक्चर्स को देखते जाएं, आपको प्रोग्राम्स बना बना के देखना है, कंपाइल और रन करके देखते जाना है, तभी आप सीख पाएंगे। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से आप सीख जाएंगे तो ये असंभव काम है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर मैं आपको एक लोकल वेरिएबल बना के बता रहा हूँ। तो कोई भी वेरिएबल अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल का डेटा टाइप। इंट यहाँ पर डेटा टाइप है। डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल में आप किस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएंगे। इंट अगर मैंने वेरिएबल का डेटा टाइप बनाया है, इसका मतलब वेरिएबल में हम किसी इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर पाएंगे। इंटीजर वैल्यू से मेरा मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, या फिर नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम किसी इंटीजर को हम हमारे प्रोग्राम में अगर किसी जगह पर स्टोर करना चाहते हैं तो वो हमारे को उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल एक तरह से कंटेनर होता है। देखो मैं आपको वेरिएबल एक बड़े सिंपल एग्जाम से समझाता हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या है। हमारे किचन में कंटेनर होते हैं, बर्तन होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किचन में एक पतीला है, राइट, तो उस पतीले में हो सकता है कि आप पानी रखें, मतलब कंटेंट क्या हो गया उसका, वाटर कंटेंट है, राइट। मैं उस पतीले को वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, जरा इस चीज़ को समझना, तो आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल समझ में आएगा। तो उस पतीले को हम कंटेनर बोल रहे हैं, उसमें कंटेंट अगर हमने पानी रखा हुआ है तो उसका कंटेंट है पानी। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप उस कंटेंट में हमेशा पानी ही रखते रहेंगे, राइट। हो सकता है कि आप उस कंटेनर में यानी उस पतीले में कभी मिल्क रखें, तो अब उसका कंटेंट मिल्क हो गया। मतलब कंटेंट यानी कंटेनर तो वही है, पतीला अभी भी वही है, लेकिन उसका कंटेंट वेरी होता है। तो किचन में हमारे ऐसे बहुत सारे कंटेनर हैं, राइट, जिनमें आप कभी कुछ रखते हैं तो कभी कुछ रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, राइट। तो अगर हम किचन के सारे कंटेनर हटा दें, एक भी कंटेनर किचन में ना रखें, तो क्या कभी आपका खाना पक पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में भी हम बिजनेस लॉजिक पकाते हैं और कई बार हमारे को कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है कहीं पर। तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम में भी हमारे को कंटेनर चाहिए। तो उन कंटेनर को हम यहाँ पर बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पर पहले आपको बनाना पड़ेगा और फिर आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का, और उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर देता हूँ ए। तो ए यहाँ पर वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का नाम नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम ए रखा है, ठीक है। अब इस वेरिएबल में कंटेंट स्टोर करना है, तो कंटेंट स्टोर करने के लिए यानी कुछ वैल्यू स्टोर करना है, तो मैंने लिखा इक्वल टू और मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ 10, ठीक। तो यहाँ पर जो 10 है ये है वैल्यू, ओके। ए जो है ये है वेरिएबल का नाम और इंट है इसका डेटा टाइप, मतलब इसमें आप किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसका डेटा टाइप इंट रखेंगे, राइट। आगे चल के अपन वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम नाम स्टोर करेंगे किसी का, तो उसके लिए हम वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है। आगे की बात आगे करेंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। इनफैक्ट कई बार जो रिटर्न में क्वेश्चंस आते हैं हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारे को ये मालूम नहीं होता कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। देखिए कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन लगा है उसका एग्जीक्यूशन हमेशा राइट से लेफ्ट होने वाला है, ठीक। इसका मतलब आप इसको इस तरह से देखिए, कहीं पर सबसे पहले वैल्यू 10 स्टोर होगी, फिर वो 10 स्टोर जो वैल्यू हुई है रैम में, कहीं यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर होगी 10 और किसी एड्रेस पे ये 10 वैल्यू स्टोर होगी। अब उस एड्रेस को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो वेरिएबल का नाम है ए, ठीक है। तो उस एड्रेस को यहाँ पर रेफरेंस भी बोलते हैं। तो ये मान के चलिए कि ए जो है ये रेफरेंस स्टोर करने वाला है और ये किस तरह की वैल्यू का रेफरेंस स्टोर करेगा? हमेशा जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो कभी भी एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट होने वाला है, ठीक है। और ये
इक्वल टू यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने एक ये वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को हमने मेन फंक्शन की बॉडी में बनाया। ये मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ चालू होती है, यहाँ मेन फंक्शन की बॉडी खत्म होती है। तो इसका मतलब इस वेरिएबल को आप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन में जो इस क्लास में बना हो वहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं फ़िलहाल इसको यहीं पर प्रिंट कराने के लिए लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरिएबल आपको प्रिंट कराना है, उसके कंटेंट को प्रिंट कराना है, तो सीधे वेरिएबल का नाम बिना डबल कोट्स के, डबल कोट्स में हम अगर कुछ लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग का काम करेगा। स्ट्रिंग, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक मैसेज प्रिंट कराया था, दिस इज़ माय फर्स्ट जावा एप्लीकेशन, तो वो एक स्ट्रिंग थी। आपका नाम अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज विद इन डबल कोट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जावा में थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और हम मॉडिफाई करेंगे। ये तो इन जनरल मैंने आपको समझने के लिए बताई कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है। फिलहाल तो हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिख दें ए, राइट, और हम इस प्रोग्राम को सेव कर दें। फाइल, सेव एज, डीबेस नाम से मेरे पास पहले से ही फाइल है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, पर मैं दोबारा से इसको डीबेस नाम से ही सेव कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पुरानी फाइल ओवरराइट हो गई जाए, तो डीबेस डॉट जावा मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम, ये बोल रहा है कि डीबेस डॉट जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस आई वांट टू रिप्लेस, तो ये रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको कंपाइल करने का टाइम आता है, तो कंपाइल करने के लिए आपको मालूम ही है कि पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा, टास्क फोल्डर में सेव हुआ है तो टास्क फोल्डर में जाना पड़ेगा। अब रन करने के लिए जावा सी कंपाइलर है, और इसके बाद हम लिखेंगे हमारी फाइल का नाम dbase.java। फिलहाल तो कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया। अब रन करने के लिए जावा dbase और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट जो वेरिएबल में था, यानी जो वैल्यू हमने स्टोर करी वो प्रिंट हो गई, ठीक है, 10, ओके। अब हम इसमें अगर वैल्यू चेंज कर दें, सपोज मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर दूं 200, तो मैंने इसका कंटेंट चेंज करा, ठीक है। तो अब कंटेंट चेंज करा, दोबारा मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा, दोबारा मैंने रन कर दिया, तो कंटेंट चेंज करा तो जो कंटेंट है अब वो प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू ही ना रखें? ठीक, देखते हैं। तो अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ से हटा दें और अब अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करें, तो यहाँ पर एक एरर आएगी, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो अगर आपने कोई वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बनाया है, मतलब आपने अगर वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर बनाया है, किसी फंक्शन के अंदर बनाया है, तो वो एक लोकल वेरिएबल है। और लोकल वेरिएबल को अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले उसमें वैल्यू स्टोर करना ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइलेशन टाइम पे आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंपाइलेशन एरर, तो इसमें एक वैल्यू स्टोर करना ज़रूरी है। कुछ भी वैल्यू हमको यहाँ पर स्टोर करनी ही पड़ेगी, भले ही हम 0 क्यों ना स्टोर कर दें, लेकिन वैल्यू होना चाहिए। कंपाइल किया और ये रन कर दिया। तो ये था लोकल वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप का वेरिएबल जिसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स आर declared in a class outside any method, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। मतलब स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं लेकिन मेथड के बाहर। जैसे अभी ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा था, ये मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहा था, ठीक है, लेकिन मेथड के बाहर पर क्लास के अंदर होना चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कहीं पर भी ये वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, मेथड के अंदर नहीं, ना किसी मेथड के अंदर, ना किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, ना किसी और ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इनमें से तीनों में से अगर आप कहीं भी डिक्लेयर कर देंगे तो वो एक लोकल वेरिएबल कहलाएगा। और दूसरी एक चीज़ और है कि जब भी हम इसको डिक्लेयर करें तो हमारे को स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम आप देख लीजिए, क्लास यहाँ पर dbase है और इस dbase क्लास के अंदर स्टैटिक इंट बी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है।
अब हम यहाँ पर एक फंक्शन भी मैंने बनाया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम इस वेरिएबल को प्रिंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कोड आपको यहाँ बताने की बजाय मैं आपको इसको पूरा कोड दोबारा से लिखकर सेव, कंपाइल और रन करके एक एक लाइन इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्लास तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपको लोकल वेरिएबल समझ में आ गया है तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, और नहीं समझ में आ गया तो आप इस लेक्चर को शुरू से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा देखते रहिए वीडियो को। अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए हमको वेरिएबल बनाना है फंक्शन के बाहर, यानी मेथड के बाहर, और क्लास के अंदर, यानी सिर्फ यही जगह बचती है। तो यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिख देते हैं इंट, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक हमेशा पूरा स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। स्टैटिक, तो स्टैटिक तो वेरिएबल का टाइप हो गया, इंट इसका डेटा टाइप हो गया, बी इस वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और इसमें हम वैल्यू जो स्टोर करने वाले हैं उस वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पर 500 सेमीकोलन। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, भले ही वो कोई सा भी वेरिएबल हो, वो इंस्टेंस वेरिएबल हो, स्टैटिक वेरिएबल हो, लोकल वेरिएबल हो। वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज टर्मिनेट्स बाय अ सेमीकोलन। सेमीकोलन बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ये बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो मैंने यहाँ पर एक बी नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब फिर से हम इसको एक बार प्रिंट करके देख ले। तो प्रिंट करने की कमांड तब आपको रट चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो प्रिंट करने की क्या कमांड है, आप बोलते जाइए मेरे साथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यानी प्रिंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए वेरिएबल का नाम क्या है, बी लिख दिया। दोबारा से प्रोग्राम को सेव करें और इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करें। कोई एरर है क्या, कोई एरर नहीं है, राइट। अब इसको रन करके देख ले, जावा डीबेस आ गया 500, गुड। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो क्लास के लेवल पे डिक्लेयर होता है विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। देखिए ये मेथड भी स्टैटिक है, ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे अपन, फिलहाल तो इस वेरिएबल के बारे में समझिए। एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मैं अब बताने वाला हूँ। ये हमारी मेथड स्टैटिक है और ये हमारा वेरिएबल भी स्टैटिक है, मतलब दोनों क्या है, दोनों स्टैटिक है, ठीक। तो स्टैटिक वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सीधे हमने लिख दिया, यहाँ पर बी नाम का वेरिएबल बनाया था तो सीधे हमने प्रिंट करने के लिए यहाँ पर बी लिख दिया, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपको कहीं पर भी यूज़ करना है, कहीं पर भी एक्सेस करना है, तो एज पर कन्वेंशन हमेशा क्लास के नाम से एक्सेस करना है। तो क्लास का नाम क्या है, डीबेस, तो पहले लिखा होना चाहिए था डीबेस डॉट बी। ये हमेशा ध्यान रखना आप, अगर आप इस चीज़ को अपने आदत में नहीं डालेंगे तो आपको कोडिंग करना आगे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कन्वेंशन है कि अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक है, उसको आपको कहीं पर भी यूज़ करना है तो उसके पहले उस क्लास का नाम लिखा होना चाहिए जिस क्लास के अंदर वो वेरिएबल प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये वेरिएबल मेरा स्टैटिक वेरिएबल बी डीबेस क्लास के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वेरिएबल के नाम के पहले मैंने लिखा है यहाँ पर डीबेस। मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब मैं एक काम करूँ, ये स्क्रीन को क्लियर कर दूँ, CLS लिख के, ये क्लियर होगी। अब कंपाइल कर दूँ। कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस डीबेस डॉट जावा, ये कंपाइल कर दिया। और रन करने के लिए जावा डीबेस, ये मैंने इसको रन कर दिया, आ गया 500 प्रिंट हो गया, ठीक, ओके। अगर हम इस स्टैटिक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर ना करें
तो लोकल वेरिएबल में ऐसा करने पर तो एरर आ गई थी, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में अगर हम ऐसा करते हैं तो देखें क्या होता है। जावा से स्पेस dbase.java एंटर, कोई एरर आई क्या? कोई एरर नहीं आई। अब इसको रन और करके देख लें। हमने इसको रन कर लिया जावा dbase, तो क्या आउटपुट आया? 0। ठीक, इसका मतलब अगर हम स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें क्या होती है? 0। ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया, कंपाइल कर दिया और रन करके हमने यहाँ पर इसका आउटपुट देखा। ठीक, तो आई होप कि आपको दोनों टाइप के वेरिएबल्स समझ में आए होंगे। कौन कौन से वेरिएबल? लोकल वेरिएबल क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं, पर मैं इस लेक्चर को इतना बड़ा नहीं करना चाहता था इसको समझा के, तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग लेक्चर तैयार करा है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिक वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी क्लास समझ में आई होगी, राइट। और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।